भारत के संविधान की एक बड़ी रोचक और प्रेरणादायी कहानी है। 14-15 अगस्त 1947 की आधी रात को हमारा देश आजाद हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है, आज के संसद भवन का केंद्रीय कक्ष अथवा सेंट्रल हॉल। यहीं संविधान सभा की बैठक हुई और इसी स्थान से 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की। बरसों पहले हमने नियति के साथ एक वायदा किया था। अब ये वायदा पूरा करने का वक्त आ गया है। हम वो वायदा सारा तो पूरा नहीं कर पा रहे, लेकिन काफी हद तक पूरा कर रहे हैं। रात के 12 बजे जब संसार सो रहा है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के संसार में जाग उठेगा। 15 अगस्त 1947 एक नया सवेरा आया। स्वाधीनता का सुखद सूर्योदय हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तोपों की सलामी के बीच कॉन्स्टिट्यूशन हॉल की गुंबदनुमा छत पर राष्ट्र ध्वज तिरंगा लहराया। हम स्वतंत्र भारत में सांस लेने लगे। बादल छट गए और क्षितिज पर सचमुच का सतरंगी इंद्रधनुष चमक उठा, मानो आकाश के देवता भी देशवासियों को बधाई दे रहे हों। अब हम अपनी नियति स्वयं बना सकते थे, अपने लिए जैसे चाहे शासन व्यवस्था चुन सकते थे, अपनी पसंद का संविधान बना सकते थे। किसी भी स्वाधीन लोकतंत्र में प्रभुसत्ता का वास जनता में होता है, किंतु जनता के हाथों में संप्रमुख शक्ति कुछ ऐसी है जैसे किसी भीषण पहाड़ी नदी के जल प्रवाह में छिपी शक्ति। पहाड़ों पर बड़ी-बड़ी नदियां भारी वेग के साथ बहती हैं, गड़गड़ाती हैं, अपने साथ पेड़, पौधे और उपजाऊ मिट्टी सब कुछ बहा ले जाती है। चारों ओर तबाही मचाती चली जाती है। इन नदियों के जल प्रवाह से मानव कल्याण के लिए काम आने लायक विद्युत शक्ति पैदा करने के लिए बांध बनाने की जरूरत पड़ती है। जैसे नदी पर बांध बनाकर बिजली पैदा की जाती है, वैसे ही जन प्रभुत्व को प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए संविधान का बांध बांधा जाता है और जनता द्वारा अपने ऊपर शासन की व्यवस्था की जाती है। देश का संविधान उसकी राजनीतिक व्यवस्था का सांचा ढांचा निर्धारित करता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका जैसे प्रमुख अंगों की स्थापना करता है। उनकी शक्तियों और अधिकार क्षेत्रों का परिसीमन करता है। उनके पारस्परिक तथा जनता के साथ संबंधों और दायित्वों के घेरे बांधता है। हमारा वर्तमान संविधान भारत का प्रथम संविधान, जो भारत के लोगों द्वारा बनाया गया, हमने अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया। 24 जनवरी 1950 को सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए और ये 26 जनवरी 1950 से पूरी तरह लागू हो गया। ये जरूरी है कि इस देश के नागरिक, हम सब, युवक युवती, बच्चे बूढ़े अपने संविधान से परिचित हों और ये जानें कि हम किस प्रकार की शासन व्यवस्था के अंदर रह रहे हैं, हमारे अधिकार और दायित्व क्या हैं। किसी भी देश के संविधान को समझने के लिए उसके अतीत को समझना आवश्यक होता है। देश के अतीत की नींव पर ही संविधानों के सांसद खड़े होते हैं। भारत के संविधान का विशेषतः क्रमिक विकास हुआ। हमारे संविधान की कहानी हजारों वर्ष पहले आरंभ होती है। स्वेच्छाचारी शक्तियों पर अंकुश, लोकतंत्र, प्रतिनिधि संस्थानों आदि की संकल्पनाएं हमारे लिए न तो नितांत नई है और न ही पराई। प्राचीन भारत में शासक धर्म से बंधे हुए थे। कोई भी राजा हो या प्रजा धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकता था। धर्म किसी मजहब, संप्रदाय या पंथ से संबद्ध नहीं था। वस्तुतः धर्म के सर्वोपरि होने की संकल्पना विधि के शासन अथवा नियंत्रित संवैधानिक शासन की संकल्पना से भिन्न नहीं थी। राजधर्म ही संविधान था। भारत में शासन तंत्र और संविधान के प्रथम सूत्र मिलते हैं वेद, स्मृति, पुराण, महाभारत, रामायण और फिर बौद्ध और जैन साहित्य में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ऋग्वेद तथा अथर्ववेद में। आम सभा
और समिति का उल्लेख मिलता है। अतएव ब्राह्मण, पाणिनि की अष्टाध्यायी, कौटिल्य के अर्थशास्त्र, महाभारत, अशोक के शिलालेखों और बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में गतिशील गणतंत्रों के विद्यमान होने के प्रमाण मौजूद हैं। गणतंत्र राज्य किस प्रकार काम करते थे, इसका विवरण जातकों में मिलता है। ईसा से पूर्व चौथी शताब्दी में क्षुद्रक मल संघ नामक गणतंत्र परिसंघ ने सिकंदर का डटकर मुकाबला किया था। ये केवल संयोग नहीं था कि भगवान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों गणराज्यों में जन्मे थे। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना के निकट लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। ये राज्य एक गणतंत्र था। उसका शासन एक सभा चलाती थी। उसका एक निर्वाचित अध्यक्ष होता था, जिसे नायक कहा जाता था। दुर्भाग्यवश हमारे पास इन गणतंत्रों के संविधान अथवा उनके विवरण उपलब्ध नहीं हैं, किंतु इतना निश्चित है कि अवश्य ही उनके संविधान रहे होंगे। यूनानी विद्वान मेगास्थनीज ने दक्षिण में जन निर्वाचित सभाओं के ऐसे कुछ अभिलेख छोड़े हैं जिनसे पता चलता है कि राजाओं की शक्तियों पर अंकुश लगा होता था। भारत में स्वेच्छाचारी शासन या राजाओं के दैवी अधिकारों का कोई स्थान नहीं था। कई बार राजा, कई बार जनता द्वारा अथवा सभा द्वारा निर्वाचित होते थे। मिसाल के लिए 8वीं शताब्दी में जब बंगाल में अराजकता फैली थी, विभिन्न वर्गों के लोगों ने मिलकर सरदार गोपाल को अपना महाराजा चुना। अन्यथा भी राजा एक सीमित अथवा संवैधानिक शासक होता था। उसे जनता का स्वामी नहीं, सेवक माना जाता था। राजा को कर्तव्य विमुख होने पर पदच्युत किए जाने के भी उदाहरण मिलते हैं। राज्याभिषेक के समय राजा को सौगंध लेनी होती थी कि यदि मैं प्रजा को सताऊं तो ईश्वर मुझे जीवन और संतान से वंचित कर दे। वो भरसक प्रजा की सेवा करने का प्रण करता था। निरंकुश, अन्यायी और अत्याचारी शासक को पागल कुत्ते की तरह मार देना प्रजा का धर्म था। 10वीं शताब्दी में शुक्राचार्य ने नीति सार की रचना की, जिसे संविधान पर लिखी गई प्रथम पुस्तक माना जा सकता है। इसमें केंद्रीय सरकार के गठन तथा ग्राम, नगर, राज परिषद और सरकार के विभिन्न विभागों का वर्णन किया गया है। सदियां बीतती गईं। गणतंत्र और राजधर्म के अनुसार जनहित में शासन करने वाले राजा लुप्त हो गए। आपसी लड़ाइयों, विदेशी शासन और निरंकुश राजाओं का दौर आया। 17वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों का भारत में आगमन शुरू हुआ, मुगल साम्राज्य अपने शिखर पर था। लगभग सारा देश एकता के सूत्र में बंधा था। अंग्रेज भारत में एक व्यापारी कंपनी के रूप में आए थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया और उसका विघटन होने लगा। कंपनी ने इसका लाभ उठाया और फूट डालने में विशेष भूमिका निभाई। 1757 में प्लासी की लड़ाई में कंपनी की विजय के साथ ही इसकी पकड़ और मजबूत हो गई तथा भारत में अंग्रेजी राज की नींव पड़ी। इसके साथ ही आधुनिक राजनीतिक संस्थाओं और प्रशासनिक व्यवस्थाओं की नींव भी पड़ी और आधुनिक भारत के संवैधानिक इतिहास का प्रारंभ हुआ। विभिन्न स्वाधीनता संघर्षों, राष्ट्रीय मांगों और असंतोषजनक संवैधानिक सुधारों के बीच भारत का संविधान धीरे-धीरे बनता चला गया। 1857 का व्यापक सिपाही विद्रोह अंग्रेज राज्य के विरुद्ध भारतीयों का प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। यद्यपि विद्रोह को अंततः कठोरता के साथ दबा दिया गया, उसके साथ ही भारत में कंपनी का शासन भी समाप्त हो गया और अब तक कंपनी के अधीन क्षेत्रों पर सीधा ब्रिटिश सरकार का शासन लागू हो गया। इसके बाद समय समय पर अंग्रेजी शासकों ने शासन व्यवस्था में कुछ सुधार किए और शासन के कार्य में थोड़ा थोड़ा भारतीयों को भी भागीदार बनाना शुरू कर दिया, किंतु सुधारों की गति बहुत धीमी थी और राष्ट्रीयता की भावना बहुत तेजी से बढ़ रही थी। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का श्री गणेश हुआ और वो शीघ्र ही ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सक्रिय विरोध का माध्यम बन गई और देश भर में लोकमान्य तिलक का ये नारा गूंज उठा
स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। इस नारे में देश की स्वाधीनता ही नहीं, संविधान का भी वास था। अंग्रेजी राज के विरुद्ध बढ़ते हुए राष्ट्रीय आंदोलन की गति और शक्ति को क्षीण करने के लिए ब्रिटिश शासकों ने देश में सांप्रदायिक झगड़ों का बीज बोया तथा फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। इस नीति पर चलकर आगे 1909 में मार्ले मिंटो सुधारों के अंतर्गत पृथक सांप्रदायिक निर्वाचनों की व्यवस्था हुई और अंत में देश में विभाजन की मांग को बल मिला। प्रथम महायुद्ध के बाद राष्ट्रीयता की लहर बहुत जोर पकड़ गई। 1919 के मॉन्टफोर्ट सुधारों से जनता में भारी असंतोष था। इसी समय रॉलेट एक्ट नामक काला कानून लागू किया गया। इसने राष्ट्रीय आंदोलन की आग को और भड़काया। इन्हीं दिनों महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से कूद पड़े। सरकार की दमन नीति ने उन्हें विद्रोही बना दिया और उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह आरंभ कर दिया। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में जलियांवाला कांड हुआ, जहां एक्ट के विरोध में हो रहे एक शांतिपूर्ण सभा में बैठे सैकड़ों नर नारियों और बच्चों को तीनों ओर से बंद अहाते में घेरकर गोलियों से भून दिया गया। इस हत्याकांड से सारे देश में सनसनी फैल गई और 1921 में गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन को क्रांति का स्वर दिया, अहिंसा का नया हथियार दिया और उसे गांवों और कस्बों में आम आदमियों तक पहुंचाया। संवैधानिक सुधारों पर विचार करने के लिए निरे अंग्रेजों का साइमन कमीशन भेजते समय ब्रिटिश शासकों ने कहा था कि भारतीयों में अपने सांप्रदायिक मतभेदों के कारण अपने लिए संविधान बनाने की क्षमता नहीं है। राष्ट्रीय नेताओं ने इस ललकार और चुनौती को स्वीकारा। सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता में बनाई गई एक समिति में बड़े परिश्रम और सूझबूझ के साथ एक रिपोर्ट तैयार की, जो नेहरू समिति की रिपोर्ट के नाम से जानी गई। इस रिपोर्ट में केवल डोमिनियन स्टेट्स की बात की गई थी। रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वाधीनता का लक्ष्य अपनाया और निर्णय किया कि हर वर्ष 26 जनवरी के दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाए। पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। उसी वर्ष नमक कर लगाने वाले कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी ने अपनी प्रसिद्ध दांडी यात्रा की और सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात किया। ज्यों-ज्यों आंदोलन का दमन किया गया, वो और तेज होता गया। इसी बीच देश को इंकलाब जिंदाबाद और समाजवाद का नारा देने वाले भगत सिंह और उनके साथ देशभक्त क्रांतिकारियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। 1930 और 1932 के बीच भारतीय संवैधानिक स्थिति पर विचार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए। इन सम्मेलनों के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने कुछ विस्तृत सुझाव पेश किए, जो मार्च 1933 में एक श्वेत पत्र के रूप में प्रकाशित किए गए। 1934 में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव द्वारा घोषणा की कि आत्मनिर्णय के अधिकार को क्रियान्वित करने का एकमात्र उपाय देश का संविधान बनाने के लिए भारतीयों की एक संविधान सभा बुलाना होगा। कांग्रेस ने भी इस मांग का समर्थन किया। गोलमेज सम्मेलनों से कोई सर्वमान्य हल भले ही न निकल सका हो, फिर भी उनके और ब्रिटिश संसद की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का ही फल था कि 1935 का भारतीय शासन अधिनियम बना, जिसके अंतर्गत 1937 में प्रांतीय विधानसभाओं के लिए चुनाव हुए। अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकारें बनी। 1939 में अंग्रेजी सरकार की युद्ध नीति और जनता के प्रतिनिधियों की राय लिए बिना भारत को द्वितीय महायुद्ध की आग में झोंकने की नीति के विरोध में कांग्रेसी सरकारों ने त्यागपत्र दे दिया
1940 में गांधी जी के सीमित व्यक्तिगत सत्याग्रह और 1941 में असफल क्रिप्स मिशन के बाद अंततः अगस्त 1942 में गांधी जी और कांग्रेस के चोटी के नेताओं ने देश की जनता के कानों में करो या मरो का मंत्र फूंका। अंग्रेज भारत छोड़ो के नारों से देश का कोना कोना गूंज उठा। आंदोलन कुचल दिया गया, परंतु कुछ ही समय बाद भारत की पूर्वी सीमाओं से जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का कौमी नारा जय हिंद गूंज उठा, तो अंग्रेज शासकों के पैर उखड़ गए। 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ और अगले ही वर्ष ब्रिटिश सरकार ने निश्चय कर लिया कि अब भारत को और अधिक दिन गुलाम नहीं रखा जा सकता। अंततः मंत्रिमंडल मिशन की योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार बनी, संविधान सभा समवेत हुई और फिर माउंटबेटन योजना और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम देश का विभाजन और स्वाधीनता का अरुणोदय हुआ और अपना संविधान स्वयं बनाने का अधिकार मिला। Sir, I beg to move. This Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic and to draw up for her future governance a constitution wherein all power and authority of the sovereign independent India, its constituent parts and organs of government are derived from the people. पहला जो फैसला किया संविधान सभा ने यही किया कि हमारे यहाँ चुनाव जो होंगे वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बिना पर नहीं होंगे, अलग मताधिकार की बिना पर, जात पात की बिना पर नहीं होंगे, धर्म की बिना पर। सबके जो हैं वो सब इकट्ठे जो इलेक्टोरेट है ज्वाइंट इलेक्टोरेट की बेसिस पर चुनाव हुआ करेंगे। तो इसी तरह से पहले वो मॉनिटरी कमेटी थी जिसके चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने ये फैसला किया तो इसी संविधान सभा ने उसकी मंजूरी दे दी। तो झंडा भी उसी वक्त कबूल किया गया 14-15 अगस्त से पहले, 47 से पहले, कि हमारा झंडा जो है वो देश का तिरंगा होगा जिसमें अशोक चक्र होगा। तो संविधान सभा की कार्रवाई होती रही और आप जानते हैं वहाँ संविधान सभा में तो ऐसा था एक एक कॉमा के ऊपर भी बहस होती थी। और संविधान जो है देश का जो बना है अच्छा है, किसी को पसंद है या नापसंद है, ये बना है कांग्रेस की जो पार्टी थी संविधान सभा की उसके फैसलों के मुताबिक बना है। हाँ, हमारे मसौदा कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर थे, तो मसौदा कमेटी वो मसौदा बना के भेजती थी। तो उस मसौदा कमेटी में के.एम. मुंशी थे और बतेरे जूरिस्ट थे, बख्शी टेक्सन थे और कई जज थे। कृष्ण स्वामी आयर थे मद्रास के, बड़े अच्छे लायक आदमी थे। तो वो मसौदा बनाते तो वो हमारी पार्टी में आता, पार्टी में हम अगर मंजूरी देते तो फिर संविधान सभा में जा कर के वो पास होता तो संविधान का हिस्सा बनता। तो इस तरह संविधान बना।